नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। सो देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो कॉलिन पॉवेल के द्वारा ये कोट लिखा गया है, जो कि 4 स्टार जनरल रहे हैं यूएस आर्मी में। और क्या बात करें, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर कोई सक्सेस हासिल कर रहा है ना, तो उसके जो सीक्रेट्स हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई जादू की छड़ी है। ओके, और जादू की छड़ी है तो उसी का इस्तेमाल करके जो है उसके पास जो है कामयाबी वो हासिल करता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन होती है हर एक चीज की, जिस भी फील्ड में आपने आगे बढ़ना है। ओके, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसमें फेलियर भी होते हैं। ओके, तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ सक्सेस ही नजर आती है, लेकिन किसी भी सक्सेसफुल पर्सन ने जितने फेलियर्स को फेस किया है उसके बारे में जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो नहीं पता होती है, जिसके चलते माइंड में सिर्फ एक ही बात बैठ जाती है कि सक्सेस हुआ है किसी का। ओके, कोई दोस्त का, ओके, कोई यहाँ पर रिलेटिव है उसका, लेकिन कोई ना कोई पीछे उसका प्रिपरेशन था, हार्ड वर्क था, वो भी फेलियर उसको हुआ। ओके, जिसके चलते वो आगे बढ़ा, उसने हार नहीं मानी और अपने गोल को अचीव किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी फंडे को आपने भी अपनाकर चलना है, आगे बढ़ना है अगर सक्सेस हासिल करनी है। ओके, तो प्रिपेयर करो खुद के लिए, प्लान बनाओ, प्लान को एग्जीक्यूट करो कि किस तरीके से कब कब स्टडी करनी है और कब कब कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है। मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। और जो गलतियां होती है ना, तो जो भी अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उससे देखो जो गलतियां परफॉर्म आपने की हैं उनसे सीखो, उनको दोबारा मत दोहराओ। तो चलिए अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है संडे टाइम्स। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। तो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर हम संडे को डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक तरह की मैगजीन होती है संडे को, और उसमें कोई एडिटोरियल जो है वो नहीं आते हैं। ओके, और इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ कंटेंट भी होता है जो डेली बेसिस में जो जो है हम नहीं पढ़ पाते हैं अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन को संडे को प्रेफर करें तो इसी के लिए हम संडे टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, उसको डिस्कस करते हैं। इसमें एडिटोरियल्स होते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, ओके, जो रहती है तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो डेली एडिशन जो है इस न्यूज़पेपर का हम जो है अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो आपको जो है पीडीएफ डेली बेसिस पे अवेलेबल जो है हो जाया करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं मिस्टर गोगोई ए फ्यू आइडियाज ऑन हाउ टू स्पीड अप जस्टिस। तो हाल ही में जो मिस्टर गोगोई हैं, तो मिस्टर गोगोई कौन है? तो इनका पूरा नाम है रंजन गोगोई, जो कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जो है वो रह चुके हैं। ओके, तो अभी रिसेंटली ना उनके द्वारा आलोचना की गई है जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में, कि जो हमारी न्याय प्रणाली है ना वो सही से काम नहीं कर रही है। तो इसमें ऐसा उन्होंने बातें कही हैं कि जो यहाँ लिटिगेंट्स, जो मुकदमेबाज हैं, कि जो जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है, तो उनको बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना वेट करनी पड़ती है जब तक कि फैसला आता है कोर्ट का। ओके, तो एंडलेसली जो है यहाँ पर वेट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से वो बात करें कि जब अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, ओके, तो आपको वर्डिक्ट नहीं मिलेगा वहां पर, आपको किसी तरीके का आपको फैसला नहीं मिलेगा। ओके, तो आप सब जो काम कर रहे हो, तो इससे आपको क्या, आप सिर्फ अपने जो गंदे कपड़े ना सिर्फ उसको धो रहे हो। ओके, कहने का मतलब बार बार जो है आप आ रहे हो कोर्ट में, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। एक बार गए हो, ओके, वर्डिक्ट हुआ, ओके, सुनवाई हुई, कोर्ट का फैसला नहीं आया, फिर तारीख पड़ गई। मतलब ये चीजें जो है ना, डेट्स जो है वो बहुत बार जो है एक्सटेंड होती जाती है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जिसके चलते जो जस्टिस होता है ना वो बहुत डिले हो जाता है। ओके, तो इसके क्या जो परिणाम निकलते हैं तो उसके बारे में भी आगे चर्चा की गई है। तो अभी ये बातें कही गई हैं जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई जी, जो कि अभी राज्यसभा मेंबर भी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये नॉमिनेटेड एमपी हैं। ओके, तो यहाँ पर जो 12 सीट्स रिजर्व होती है ना नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, तो उनके तहत यहाँ पर इनकी सिलेक्शन हुई है राज्यसभा में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये जो 12 सीट्स होती है नॉमिनेशन की, तो ये 4 अलग अलग फील्ड्स होते हैं जहां से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो वो 4 अलग अलग फील्ड्स कौन से हैं, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका जो नाम है वो है शरद अरविंद बोबड़े। ओके, और ये भारत के 47 चीफ जस्टिस हैं। ओके, भारत के 47 चीफ जस्टिस हैं। और इसके अलावा इनकी सैलरी कितनी होती है? इनकी सैलरी होती है 2,80,000 के आसपास।
और इसके अलावा ये कब रिटायर होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी जो एज लिमिट है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये 65 ईयर्स तक होती है। ओके, तो अगर 65 साल की उम्र हो गई तो इनको फिर रिटायर करना होगा। इससे ज्यादा जो है ना, ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सीड नहीं कर सकते, ओके, सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनेरियो चलता है। तो अभी जो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो जो अभी कमेंट किया गया चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे जी जान से आपसे ना सहमत है कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि फिर जो गोगोई जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तब इन्होंने इस बेहरम सिस्टम को सही क्यों नहीं किया? तो उस समय इसकी काय पलट क्यों नहीं की? उस समय आपने ऐसी बातें क्यों नहीं बोली? उस समय आपने कोशिश क्यों नहीं की जो प्रैक्टिकली आप चेंज कर सकते थे? तो आपको करना चाहिए था। और इसी के अलावा और भी बहुत सारे चीफ जस्टिस जो अभी तक हो चुके हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, ओके, या फिर हाई कोर्ट्स में, तो उन्होंने भी कोई कुछ अच्छा काम जो है वो नहीं किया है जुडिशियल सिस्टम को सही करने के खातर, कि अगर इसको थोड़ा सही करें, इतने बड़े पैमाने पर केसेस पेंडिंग है, तो उनका जल्दी से उनका स्पीड अप किया जाए, उनको जो निर्णय जो है जल्दी से जल्दी सुनाया जाए, ताकि केस जो है ना वो ना पेंडिंग रहे। इतना डिले जो हो जाता है जस्टिस में, वो ना हो आने वाले समय में। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि तो आप भी बातें ही कर रहे हैं, तो आपने अपने समय काल में आपने कुछ नहीं किया है। ओके? और इसी के चलते आगे बात की गई है कि अगर कोई भी क्विक जस्टिस हम नहीं प्रोवाइड करते, रीजनेबल जस्टिस जो है अगर हम अपने लोगों को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो इससे क्या होगा, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो जो कानून को तोड़ते हैं, ओके, जो कानून को नहीं मानते हैं, तो वो बड़े पैमाने पर फैल जाएंगे। किनके मुकाबले में? जो लॉ अवॉइडर्स हैं, मतलब कि जो कानून को मानने वाले हैं, जो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका कानून के ऊपर विश्वास रहता है, ओके, तो वो सीधे फिर कोर्ट की बात करते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट निकल कर आता है किसी के साथ में, आपके कोर्ट कोर्ट में बात करूंगा। विश्वास है तो तभी तो जाते हैं कोर्ट में। ओके, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो यही है कि डिले बहुत हो जाता है, कि अगर आप कोर्ट चले गए ना, पता नहीं कब फैसला आएगा। ओके, तो ये जो है ना नेगेटिव पॉइंट रहता है, तो जिससे एक तरीके की जो विश्वास है वो कम होना शुरू हो जाता है लोगों में। ओके, तो ज्यादातर ये भी कारण होता है कि अगर लोग केस अगर फाइल करना चाहे तो वो पीछे हट जाते हैं। ओके, तो ये हर एक फील्ड में ऐसा हो जाएगा कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं, वो उनकी यहाँ पर जो रुचि वो प्रबल हो जाएंगे। ओके, किनके मुकाबले में? जो लॉ अवॉइडर्स, उनके मुकाबले में। तो चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, जहां पर हमारे ऑफिसर जो बाबू लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके से जो है ना गलत ट्रेंड जो है वो शुरू होना जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो इसी के चलते बात कर रहे हैं कि अभी 2019 की बात कर रहे हैं कि 539 जितने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे पार्लियामेंट में, तो उनमें से 233 ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। ओके, मतलब कि काफी सख्त जो है ना यहाँ पर आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज है। तो 2009 से जो है ना अभी 44% तक का राइज जो है देखने को मिला है 2019 में। तो 10 सालों में 44% का राइज देखने को मिला है कि जो हमने एमपी चुने हैं, तो उनमें से यहाँ पर काफी ज्यादा एमपी है जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और आगे बात की जा रही है 2019 के, यहाँ पर एक रेप केस हुआ था, ओके, 2019 में हैदराबाद में, जहां पर 4 लोग जो थे वो आरोपी पाए गए थे, और उनकी बाद में यहाँ पर एनकाउंटर करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये केस काफी पॉपुलर हुआ था 2019 में। ओके, तो लगातार ना एक के बाद एक ऐसे केसेस निकल कर आ रहे थे। तो बाद में जब ये वाला केस निकल कर आया था हैदराबाद में, जिसमें एक डॉक्टर डॉक्टर लड़की थी जिसकी की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी इन 4 लोगों के द्वारा। ओके, जब ये पकड़े गए, इनको पुलिस ने रिमांड में लिया, फिर बाद में इनका एनकाउंटर कर दिया। ओके, दिन दिहाड़े जो है ना इनका एनकाउंटर हुआ था। तो जिसके तहत यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आई। ओके, कि हैदराबाद पुलिस को यहाँ पर सपोर्ट भी मिला, मीडिया का तो काफी प्रेस भी यहाँ पर जोशीले तरीके से की गई इनकी। और इसके अलावा बहुत सारे जजेस ऐसे थे, बहुत सारे कॉलमनिस्ट ऐसे थे। तो कॉलमनिस्ट कौन होते हैं? जो ये भी एक तरह के जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी किसी भी मैगजीन में या किसी भी न्यूज़पेपर में अपना कॉलम लिखते हैं, तो उनको हम यहाँ पर कॉलमनिस्ट बोल देते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जजेस और कॉलमनिस्ट थे जिन्होंने अपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने यहाँ पर ये बताई कि यहाँ पर जो पुलिस है ना, तो उसने अति सतर्कता जो है वो दिखाई है। तो इसके चलते उन्होंने अपनी बेचैनी शो की है कि मतलब सही तरीके से ये बातें नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वायलेशन किया ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ की, मतलब कि जो कानून का दायरा था ना, तो उससे बाहर जाकर इन्होंने किलिंग की है, जो इन 4 लोगों को, 4 अपराधियों को, जो यहाँ पर रेपिस्ट थे, उनको अगर मार दिया है। तो ये ऐसे बातें यहाँ पर होनी शुरू हुई थी पुलिस के खिलाफ भी। ओके, और इसके अलावा आगे जो बात की जा रही है कि अगर हम बात करें कि क्रिमिनल्स को मारा जाता है एनकाउंटर्स के चलते, वो तो ये काफी पॉपुलर रहा है, पब्लिक में ये चीजें काफी पॉपुलर होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज ऐसे नजरिया ऐसे बनता है, लोग ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर जो दोषी था ना उसको एनकाउंटर करके जो है पुलिस ने मार दिया है। ओके,
तो जब ऐसी बातें होती है ना, तो ये एक्चुअल में ये काम किसका था? कोर्ट का। और कोर्ट जो है ना, वो दोषी को सजा नहीं दे पाया समय रहते। तो उनको भी पता है, जो पुलिस वाले की समय रहते जो है ना, इनको काफी समय लग जाएगा अभी, इनको जो भी सजा मिलेगी उसका भी पता नहीं है कि सजा क्या मिलेगी। ओके, क्या इनको फांसी होगी या फिर इनको जो है ना आजीवन कारावास होगा। तो इसके चलते यहाँ पर लोग भी इस चीज को समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो दोषी होता है उसको यहाँ पर पनिश किया जा रहा है, अगर इनका इनकाउंटर हो रहा है तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत बहुत सारे एनकाउंटर्स ऐसे भी हो जाते हैं जहां पर इनोसेंट्स को जो है मार दिया जाता है। कहने का मतलब, हो सकता है कि बंदा गिल्टी ना हो, ओके, तो फिर भी उसके ऊपर आरोप है, कोई भी आरोप उसके ऊपर होगा तो उसको उसी आरोप के चलते अगर मार दिया गया। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इसी का यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हाथ है। इनको अगर अपना जुडिशियल सिस्टम सही तरीके से हो तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती हैं जहां पर इनोसेंट्स की भी किलिंग हो जाती है, तो ये सब चीजें ना हो। और आगे बात कर रहे हैं कि जजेस हमेशा कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कॉमन लाइन जो है ना यहाँ पर बोली जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब कि अगर आप न्याय देने में डिले कर देते हो, कि काफी समय लगा देते हो, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपने जस्टिस दिया ही नहीं। जो जो बंदा आपकी कोर्ट में आया था, ओके, आपके दरवाजे पर आया था कि आप मुझे न्याय दें, तो आपने इतना डिले कर दिया उसको कि अभी वो ऐसा लग रहा है कि अगर न्याय मिल भी गया ना, तो अगर उसको काफी समय लगा दिया आपने, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो डिनाई ही मिला ही नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आ रहा है। तो क्वेश्चन यही उठा रहे हैं यहाँ पर ऑथर। फिर यहाँ पर जो जुडिशियल प्रोसेसेस हैं, इनको इतना समय आप क्यों लगा देते हो? अगर जजेस ये बात बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ओके, तो ये अगर आप ये बात कह रहे हो तो इसको प्रैक्टिकली भी फॉर्म में लेकर आओ ना। तो फिर क्यों जो है इतना समय लग जाता है? कोई भी जुडिशियल प्रोसेस चल रहा होता है तो ऐसा सिनेरियो निकल कर आता है कि जो अक्यूज होता है, जो दोषी होता है ना, जो यहाँ पर अपराधी होता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है कि वो बूढ़ा हो गया है। ओके, तो ये यहाँ पर ऐसे केसेस भी निकल कर जो है देखने को मिलते हैं। जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, जब जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब जो लोअर कोर्ट्स उनकी बात करें, तो तब ऐसा होता है कि उसके ऊपर जितनी भी अपील्स दायर होती हैं, तो उससे परे जाकर भी ना जो है ना उसकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ वो बूढ़ा हो गया इसके चलते, और केस अभी भी चल रहा है। और आगे इसी तरह की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर बात करें हम हर्षद मेहता केस की, तो हर्षद मेहता, तो ये स्कैम हुआ था, तो ये 1992 की बात है, अप्रैल 1992 की। तो ये स्टॉक मार्केट यहाँ पर ब्रोकर था, ओके, ये दलाल था ये, ओके, जो कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी में, तो उसके उसमें दलाली करता था, बताता था कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट करो। तो इस तरीके से यहाँ से जो है ना इंसेंटिव के थ्रू जो है ना ये पैसे पैसे अपने बनाते थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने पूरी की पूरी मार्केट को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी अप्रैल में। तो इसमें सिर्फ इसी की मिलीभगत नहीं थी, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, वो भी शामिल थे। इसने यहाँ पर फेक रिसिप्ट बनाई थी कुछ बैंकों की, तो वहां से पैसा निकाला था। ओके, तो मतलब कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर पैसा निकाला था। तो उसमें उस समय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था वो भी शामिल था, ओके, जहां से पैसा इसने निकाला था। इसके अलावा जो नेशनल हाउसिंग बैंक होता, तो वहां उसको भी जो था इसने अपने स्कैम में जो था ले लिया था। तो जिसके तहत अप्रैल के कुछ ही दिनों बाद, ओके, जब ये काम किया गया इसके द्वारा, तो फिर बाद में मार्केट जो थी हमारी पूरी तरीके से क्लैप्स कर गई। ओके, तो बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ था हमारी मार्केट को। तो तभी ये स्कैम धीरे धीरे जो था रिवील होना शुरू हुआ। तो अभी उसका केस जो था ना, ये भी कह रहे कि काफी लंबा समय चला। ओके, तो 2001 में इसकी मृत्यु हो गई हर्षद मेहता की। ओके, और उसके बाद तक ये केस चलता रहा। तो यही बातें तो स्टार्ट में बोल रहे हैं कि मृत्यु हो जाती है बंदे की, लेकिन फिर भी केस चलता रहता है। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं जयललिता की। तो जयललिता जो है ना, ये एक्ट्रेस रही है, फिल्म एक्ट्रेस रही है, ओके, और इसके बाद ये पॉलिटिक्स में आई थी और ये चीफ मिनिस्टर बनी तमिलनाडु की। ओके, तो ये काफी बार जो है चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो इनके ऊपर केस चल रहा था 1996 का। ओके, तो यहाँ पर आय से अधिक इनकी संपत्ति थी, जिसके तहत यहाँ पर केस चल रहा था, और 1996 का केस था। और यहाँ पर 2017 में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो उसके बाद भी यहाँ पर जो है फिर इनको दोषी पाया गया और जो थे इनको सजा दी गई। और इनके साथ एक और इनका कुलीग थी जिनका नाम था शशिकला। ओके, तो ये जीवित थी तो इनको सजा मिली, ये जो अभी जेल काट कर वापस आई है। ओके, और 2017 में जयललिता की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके का सिनेरियो तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे केसेस जो है मृत्यु के बाद अभी भी चल रहे हैं। तो ये सब सिनेरियो को हमें कब कब सही करेंगे, इसको भी, इसकी बारीकी को भी हमें समझना होगा। और इसके अलावा बात करें कि 1975 में एक मर्डर केस हुआ कांग्रेस मिनिस्टर एल एन मिश्रा का। ओके, तो इस पे भी इसके ऊपर 39 ईयर्स लग गए अभी वर्डिक्ट आते आते, फैसला आते आते। तो जिसमें से जो जितने टोटल 39 विटनेस थे, गवाह थे, उसमें से 31 तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, तो गवाहों के बिना पर तो फैसला होता है, तो गवाह ही जो थे उस
इंसिडेंट के उस मामले की जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, ओके, नेचुरली, तो फिर कैसे जो है अच्छी प्रोसीडिंग्स आप दे पाओगे, कैसे जो है अच्छा वर्डिक्ट आप दे पाओगे। और इसके अलावा गोगोई जी ने जो बात की है, जो रंजन गोगोई जी है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने कहा है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है हमारी, ओके, जो स्टेट्स में जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट्स होती हैं, तो वो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, तो वहां पर अभी 2020 में 60 लाख के आसपास नए केसेस आए हैं। इसके अलावा जो पेंडिंग केस है, ओके, हाई कोर्ट्स में वो 3 लाख के हिसाब से बड़े हैं, ओके। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा ही केसेस है। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 6,000 जो है ना, 6,000 से 7,000 के बीच में नए केसेस जो है वो देखने को मिले हैं। तो इससे अगर हम टोटल अगर निकालते हैं, तो 4 करोड़ जो है पेंडिंग केसेस अभी जो है पड़ रहे हैं सभी तरह की कोर्ट्स में। तो अभी सॉरी 4 करोड़ पेंडिंग केसेस है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, 44 लाख जो है ना वो यहाँ पर पेंडिंग केस है हाई कोर्ट्स में, और 70,000 के करीब जो पेंडिंग केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो है ना केसेस पेंडिंग है, तो हम फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से जो ये वाला फंडा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ओके, तो यही यही वाले प्रक्रम जो है ना अभी चलता जा रहा है। तो ये कब रुकेगा। और इसके अलावा जो बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश अकेले की ही अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सेक्सुअल असाल्ट के और जो रेप केसेस हैं वो 25,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस पेंडिंग है, ओके। इसके अलावा अगर बात करें जो बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होते हैं, जो जो भी अपराध होते हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग 42,000 जो केसेस है वो पेंडिंग है। और 2019 की बात कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक डाटा रिलीज किया था, जिसमें ये बताया कि हाई कोर्ट्स में जितनी यहाँ पर पोस्ट अभी खाली है जजेस की, ओके, तो यहाँ पर 62% अंदर जो हाई कोर्ट पोस्ट है ना इंडिया में, तो अभी सिर्फ वही भरी है, ओके। तो इसके अलावा बाकी की जितनी पोस्ट बची है वो खाली है, ओके। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर सबसे खराब जो है ना पोजीशन निकल कर आ रही, जहां पर टोटल जो है 160 पोस्ट है, ओके, तो जिसमें से 60 जो है वो वैकेंट है, खाली है, जो भरी नहीं जा रही। जहां पर जजेस की जरूरत है उनकी वहां पर भर्ती ही नहीं की जा रही। और इसके अलावा बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जो 2019 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो उसमें जो जिन बातों के ऊपर जोर दिया था, तो उसमें कहा गया था कि जुडिशियल स्पीड जो है ना उसकी जरूरत है। लेकिन अगर बात करें जुडिशियल स्पीड की, तो इसलिए जरूरत नहीं है इसकी कि सिर्फ और हमें हमें यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करना है लोगों को। तो यहाँ पर जो ना एनफोर्समेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओके, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये यहाँ पर आगे सही तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जो हमारा मार्केट सिस्टम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा। तो देखो बहुत सारी कंपनीज के केसेस जो है ना वो आपस में फाइल होते हैं किसी भी कोर्ट में। जैसे अभी हम अगर आप डेली डिस्कशन सुनते हैं, तो वहां पर अमेजोन का, रिलायंस का और यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप है, तो इन तीनों का यहाँ पर केस चल रहा है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उसकी वर्डिक्ट है ना वो आती रहती है। पिछले ये 5-6 महीनों से ये बातें चल रही है, ओके। कभी कोर्ट के द्वारा कुछ कुछ बातें पूछी जाती हैं, ओके, कभी जो है किसी जो है कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो है स्टे मांगा जाता है, ओके। तो इस तरीके से काफी काफी दिन लग जाते हैं। तो देखो जो कंपनी शुरुआत यहाँ पर हो सकती थी, तीनों ग्रुप मिलकर जो है यहाँ पर कंपनी शुरू कर सकते थे, कोई अगर वर्डिक टाइमली मैनर में आता, अगर जुडिशियल स्पीड रहती, ओके, तो अगर टाइमली मैनर में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आके आने वाले समय में काफी बड़े पैमाने पर हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो इस तरीके से एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ना बहुत तरीके के जो है हो सकते हैं, कि जो अगर कोई डिस्प्यूट अगर उसका समय रहते हल नहीं हो रहा है, तो फिर नुकसान होता है, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ जस्टिस की ही हम बात नहीं कर सकते, यहाँ पर दूसरा भी मुद्दा है कि हमारी मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। तो ये सब चीजों को हमें समझना होगा, ओके। तो हमने एक और केस लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को दोबारा से उनका जो कोर्ट डिसीजन था उनको वापस भेजा। तो ये दूसरी बार वापस भेजा था, क्यों? क्योंकि जज ने क्या लिखा था वो समझ ही नहीं आई सुप्रीम कोर्ट के जज को, ओके। तो देखो ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। तो इससे भी क्या होगा, जस्टिस जो है डिले हो रहा। और ये वाला इंसिडेंट दूसरी बार हो गया था लगातार उसी सेम जज से, कि जो उन्होंने वर्डिक्ट लिख कर दिया था वो समझ ही नहीं आया कि क्या लिखा है, ओके। तो ऐसी बातें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो इसी के चलते आगे बात करने हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में एस्टिमेशन दिया गया था कि अगर हम 2279 जजेस को लोअर कोर्ट्स में अगर ऐड करते हैं, इनकी नई भर्ती करते हैं यहाँ पर, और 93 यहाँ पर जजेस को हाई कोर्ट में भर्ती करते हैं, और इसके अलावा 1 इन सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% केस क्लियरेंस रेट जो है वो निकल कर आ सकता है, और जो यहाँ पर जुडिशियल स्पीड है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर ऑथर, क्या ऐसा हुआ है? तो आंसर इसका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2019 का है, ओके। तो उसने ये बातें कही थी कि जो है ना 2279 जजेस को आप लोअर कोर्ट में भर्ती करो और 93 को हाई कोर्ट्स में। तो अभी तक इतने बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं हुई है। और आगे बात की जा रही कि जो रंजन गोगोई जी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना जितने भी फॉर्मर चीफ जस्टिस हो चुके हैं, तो उनको सबको मिलाकर जो है एक ग्रुप बनाना चाहिए, और जो है ना कुछ रास्ते दिखाने चाहिए कि किस तरीके से जो है बहुत जल्दी तरीके से जो है हम जस्टिस जो है प्रदान कर सकते हैं, फेयर जस्टिस जो है ना वो प्रदान कर सकते हैं।
कहने का मतलब कि इतनी जल्दबाजी में भी हम फैसला नहीं दे सकते कि फेयर जस्टिस भी ना हो, तो इस चीज को भी ध्यान में रख के जो हमने आगे बढ़ना है। और वो जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक रिसर्च जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 1998 में हुई थी, जहां पर यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने यहाँ पर कोशिश की थी कि जो है ना जस्टिस को स्पीड अप करें हम, तो वहां पर कुछ लॉस वो लेकर आए थे। ओके, कुछ कंट्रीज की यहाँ पर बात की, तो उसी के ऊपर वर्ल्ड बैंक की रिसर्च थी 1998 की। लेकिन वहां पर ये चीज पाई गई कि वो जो जिस तरीके से नए कानूनों का सहारा लेके वो आगे बढ़े थे, वो फेल हो गया, वो सिस्टम फेल हो गया। तो जस्टिस स्पीड अप वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो जजेस होते हैं ना, तो उनकी अपनी यहाँ पर केस को टैकल करने की धारणा होती है। ओके, तो अपने तरीके से वो केस बनाते हैं और अपने प्रोसीजर्स के हिसाब से जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो इससे यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि जो भी रिफॉर्म निकल कर आएंगे वो यहाँ पर जजेस की प्रक्रिया से ही निकल कर आएंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने इस दायरे में काम किया है। ओके, तो इसके ऊपर अगर बाहर से कोई कानून बनाकर आप लागू करोगे, अगर आप ये कह दो कि भारत सरकार को बोल दो कि वो कोई कानून बनाए जिसके तहत जस्टिस स्पीड अप हो पाए, तो वो नहीं होने पाला, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि जो जजेस होते हैं उनका एक अलग तौर से एक कोलिजियम भी काम कर रहा होता है। ओके, तो जो भी यहाँ पर ट्रांसफर्स होती हैं, प्रमोशंस होती हैं किसी भी हाई कोर्ट जज की एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो जो जजेस का कोलिजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो वही जो है तय करता है। ओके, तो कितने जजेस का यहाँ पर कोलिजियम होता है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। रिफॉर्म जो है वो इनसाइड ही होंगे, यहाँ पर जजेस को ही आगे आना होगा। इसलिए यहाँ पर गोगोई जी को बोल रहे हैं कि वो एक ग्रुप बनाए फॉर्मर चीफ जस्टिस का और रास्ते सुझाएं कि कैसे आगे बढ़े। और आगे बात की जा रही कि किस तरीके से हम जो है अपने सिस्टम को सही कर सकते हैं, उसकी काया पलट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपने काम करना है ना, तो यहाँ पर ज्यादातर कोशिश करो कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आप आगे बढ़ो। यहाँ पर जितने भी हाई कोर्ट के जजेस हैं या फिर लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखो, उनकी परफॉर्मेंस असेस करो। दूसरा, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर जुडिशियल प्रमोशन करो। ओके, तो ये बातें बहुत मायने रखती हैं। तो आज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आज का जो दौर चल रहा है, तो उसमें ऐसा हो रहा है कि अगर कोई भी इनोवेटिव जूनियर जज है कोई, तो वो कोई नई इनोवेशन लेकर आ रहा है कि वो चाह रहा है कि केसेस का निपटारा कर दिया जाए। अगर कोई भी केस इसके पास आया, सपोज करो किसी हाई कोर्ट में आया, तो जज चाह रहा है कि मैं इस केस का निपटारा कर दूं, इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ओके, बहुत पेंडिंग हो चुका है। तो वो कोई इनोवेशन निकालता है, तो वो कोशिश करता है कि जो शॉर्ट सर्किट जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करके जो है वर्डिक्ट जो है मैं दूं। अगर वो वर्डिक्ट दे दिया जाता है, फिर बाद में क्या होता है, जिस पार्टी को यहाँ पर जिस पार्टी के खिलाफ वर्डिक्ट आता है, तो फिर वो बाद में अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर वहां पर क्या होता है, उसी रूल को, उसी जजमेंट को, उसी वर्डिक्ट को पलट दिया जाता है। जो उससे ऊपर जो कोर्ट होता है, जैसे हाई कोर्ट का वर्डिक्ट कहाँ पर चला गया, जो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो उसको पलट देगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, आपने जिन प्रोसीजर्स को फॉलो अप किया वो सही प्रोसीजर्स नहीं, जिसके तहत जो है ये फैसला यहाँ पर सही नहीं बनता। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रमोशन जो भी करनी है ना, तो उसके लिए भी एक इंडेक्स रखो कि अगर आपने जुडिशियल प्रमोशन करनी है किसी यहाँ पर लोअर जो जूनियर जज है उसको यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बनाना, या फिर जो हाई कोर्ट का जज उसको चीफ जस्टिस बनाना है किसी हाई कोर्ट का, या फिर किसी चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। ओके, तो इस तरीके से ना कोई एक इंडेक्स रखो जिसके हिसाब से आप प्रमोशंस करो, तो आपको काफी फायदा होगा। तो ये इंडेक्स में कौन कौन सी चीजों की बातें कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रायल्स, मतलब किसी भी जज ने कितने जल्दी तरीके से यहाँ पर जो है निपटारा किया, तो इसको देखो। दूसरा ये देखो कि कितने यहाँ पर अजॉर्नमेंट किए, मतलब कि कितने नंबर ऑफ अजॉर्नमेंट, कहने का मतलब कि कितने सारी केसेस में जो सुनवाई चल रही थी, तो ये देखो कि कितने पैमाने पर उसने उस सुनवाई को रोका है। ओके, तो कई बार बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं जब जज को लगता है कि अभी सिचुएशन सामने दोनों पार्टीज की जो है सही नहीं है, जो भी यहाँ पर केस की जिनकी जो है कार्रवाई चल रही है, तो उसको उस समय केस की सुनवाई को रोक भी दिया जाता है, स्थगित भी कर दिया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट कर दिया। ओके, कोर्ट जो है ना, उसको एक वर्ड यूज किया जाता है, कोर्ट हैज बीन एडजर्न्ड। ओके, तो एडजर्न कहने का मतलब अभी सुनवाई रोक दी गई है। तो अगर सुनवाइयां रुकेंगी तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो फिर जल्दी से कैसे होगा काम। ओके, तो ये भी चीज देखो। तीसरी बात कर रहे हैं कि डेज ऑफ एब्सेंटीजम, मतलब कि कितने दिन ये गैर हाजिर रहे हैं जो हमारे कोर्ट के जो जजेस हैं वो। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो बहुत सारे मतलब अलार्मिंग हाई यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आ रही है कि एब्सेंटीजम की कुछ केसेस में, कि जजेस जो है एब्सेंट रह रहे हैं, टाइमली जो है ना अपनी प्रोसीडिंग्स में अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते जो लास्ट वाला यहाँ पर जो पैरामीटर ले रहे हैं कि जिस इंडेक्स में आपको देखना चाहिए, वो है इनोवेशन टू इंक्रीज स्पीड, की कौन से जज ने क्या क्या इनोवेटिव तरीका अपनाया कि स्पीडली मैनर में जो है ना जो जुडिशियल स्पीड जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो ऐसे इंडिकेटर्स को अपनाकर जो है आप जो है जजेस की प्रमोशन करें, तो काफी फायदा होगा। जजेस को भी पता होगा कि हमारी प्रमोशन के इंडिकेटर्स ये चीजें हैं, तो हमें इनके ऊपर फोकस करना होगा। तो केसेस भी बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जो पेंडिंग लिस्ट चल रही है, तो वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में।
जल्दी से केसेस का निपटारा जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा एक दिमाग में बात रहेगी जजेस के कि हमारी प्रमोशन होगी ना तो वो तभी होगी जब हम अच्छे से काम करेंगे, सही तरीके से जो है न्याय प्रणाली को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो इसी के चलते अगर एक बार जो है स्पीडी डिस्पोजल होता है, ओके, और इसके अलावा अगर हम जो अडजॉर्नमेंट करते हैं, जो सुनवाइयां रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो उसमें अगर कटौती आती है, एब्सेंटिज्म जो है यहाँ पर गैर हाजिर रहते हैं, जब जज नहीं टाइम टाइम पर पहुंचते या फिर आते ही नहीं है कोर्ट्स में, तो ये सब चीजें जब हटेगी तो यहाँ पर जो है ना, जब ये सेल्फ इंटरेस्ट बनेगा जजेस का कि हमें अपनी प्रमोशन के लिए काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सही पैमाने पर जो है ना ज्यादा तेजी से यहाँ पर जो है क्लोजर होगा केसेस का। और यहाँ पर इसी के चलते जो है हमें रिफॉर्म जो है ना वो भी लाना चाहिए। और अगर इस तरीके के इंडेक्सेस हम रख देते हैं, इंडिकेटर्स रख देते हैं, तो फिर रिफॉर्म खुद ना खुद जो है बनना शुरू हो जाएंगे विद इन, मतलब कि कोर्ट के अंदर अंतर से ही यहाँ पर जो है रिफॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे। खुद जज सोचेंगे कि हमने यहाँ पर काम करना है, आगे बढ़ना है, ओके, तो काम जो है बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो यहाँ पर अलग से ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ कोई लॉ बनाकर लेकर आना है, कोई रिफॉर्म लेकर आना है, तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए। तो रिफॉर्म जो है ना विद इन जो है बनेंगे तो तभी जो है काम बनेगा। कोर्ट का यहाँ पर प्रोसेस ही ऐसा है, कोर्ट की प्रणाली जो है ना वो है ही ऐसी, ओके, तो इसमें बाहर की इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पर बर्दाश्त की ही नहीं जाती। ओके, तो भारत सरकार ने भी 2015 में जो था ना नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, ओके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनजीएसी बोलते हैं, तो वो बनाया था। लेकिन जब इसके इसके बारे में जब कोर्ट ने सुना, ओके, सुनवाई हुई कि ये जो कमीशन है ये वैलिड है या नहीं है, जो कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट का काम करेगा कि जो भी भर्ती होगी जजेस की कोर्स में, तो यहाँ पर इस कमीशन के तहत की जाएगी। तो हालांकि अभी जो होती है वो होती है यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के तहत। तो अभी ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, जब ये कमीशन बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार दे दिया कि ये जो है ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। ओके, ये एक तरह का ये फॉर्म ही था जो भारत सरकार ने बनाया। ओके, तो क्यों सही नहीं है, वो कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो हमारे संवैधानिक जो हमें हक मिले हैं ना तो उसके खिलाफ जाता है। तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इंटरवीन करें, सरकार इंटरवीन करे कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स में। तो कोर्ट्स ने जिस तरीके से भी काम करना है तो वो कोर्ट जो है ना खुद से देखेगा और खुद से जो है यहाँ पर प्रमोशन करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की। और आगे बात की जा रही है कि अगर हम बात करें, अगर जुडिशियल रेवोल्यूशन लेकर आना ना, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पोटेंशियल है, जो कि सही मायने में जो है ना आपको जो केसेस की जहाँ पर जो जो स्पीडली मैनर में अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हो। तो ये ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत सारे जजेस के द्वारा यूज की जा रही है बहुत सारी कंट्रीज में। तो इसमें अगर जस्टिस आपने लेकर आना है, तो जस्टिस में अगर आप न्याय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जजेस को क्या करना होगा, जजेस जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको सही तरीके से उनकी छानबीन करते हैं। इसके अलावा जो पुराने जजमेंट्स होती हैं तो उनके भी रिसर्च करते हैं। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर यूज करते हुए ये सब बातें जो है ना जल्दी जो है ना कर सकते हैं। ओके, जो भी जजेस हैं, अगर किसी पुराने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सर्च करना है, या पुरानी कोई जजमेंट्स को देखना है, या नए जो डॉक्यूमेंट्स की छानबीन करना है, तो इस तरीके से और भी जो इरेगुलेटरीज आती हैं तो उनको जो है खत्म किया जा सकता है अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं ई डिस्कवरी सॉफ्टवेयर की, ओके, जिसने की बहुत बड़े पैमाने पर जो है काम किया है। तो केसेस जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है वर्डिक्ट्स निकल कर आए सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। तो यहाँ पर यूके की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एस्टिमेशन है कि 21,000 का जो लीगल स्टाफ था उसने अपनी नौकरी गंवा दी, उनकी जॉब चली गई बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटाइजेशन। तो ये अगर हम कोर्ट के मायने की अगर बात करें तो इसी कैटेगरी में ऐसी बात कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जॉब्स गई हैं। तो यहाँ पर काम किसने संभाली, यहाँ पर काम संभालिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और डिजिटाइजेशन है। तो जजेस जो है ना इनका सहारा लेते हैं और सही तरीके से जो है यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं और समय रहते जो है फैसला आ जाता है, जिसके तहत जो पेंडिसिटी है, मतलब जो पेंडिंग रह जाते हैं केसेस, तो वो उनकी गिनती जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। और इसके अलावा बात करें कि भारत में जो लोअर कोर्ट वर्डिक्ट्स आती है ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि उनको रिवर्स कर दिया जाता है अपर कोर्ट्स के द्वारा। तो जो डिस्ट्रिक्ट की जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जो भी वहां पर सुनवाई हुई, जब वो हाई कोर्ट में जाती है तो वहां पर वो डिसीजन ही उल्ट हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ये चीज देखने को मिलती है। तो इसमें ये चीज क्यों होती है कि यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। तो जिसके यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है ना अपील की अपील करते रहते हैं। ओके, तो ये जब अपील जब होती रहती है तो इस समय इसमें भी क्या होता है, समय ज्यादा व्यक्त होता है। ओके, तो एक बार जो है लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, ओके, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया, फिर उस जो दूसरा पार्टी है जो हारा है फिर वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी जो है ना नहीं है। भारत की जो इतनी भी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के यहाँ पर बीच में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। यहाँ पर अलग किसी भी केसेस के मायने में जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें यहाँ पर कमी है। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी बढ़ा सकते हैं कुछ सिमिलर केसेस के मायने में। तो पता रहेगा कि यहाँ पर अगर एक पोर्टल होगा जिसके तहत यहाँ पर जो भी केस चल रहा है तो जो पुराना इतिहास रहा उस केस का क्या है,
ओके, तो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या प्रोसीडिंग्स आई हैं, ओके, पहले कुछ जमाने पहले क्या प्रोसीडिंग्स आ चुकी है सिमिलर केसेस के रहते, तो अच्छा जो है यहाँ पर गाइडेंस मिल सकती है और सही तरीके से जो है यहाँ पर अपनी प्रोडिक्शन जो है यहाँ पर दे सकते हैं, तो सही जजमेंट जो है वो निकल कर आ सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग अपील्स हैं, तो यहाँ पर जो लोग अपील पे अपील कर देते हैं, तो इससे भी छुटकारा मिलेगा अगर एक ही बार में अच्छा डिसीजन हो जाता है, ओके, नहीं तो फिर जो मामला है, जो केस है ना, बहुत लंबा चला जाता है। और इसी के चलते आगे बात करें कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी ना तो बहुत बड़े पैमाने पर जो अपील दायर करते हैं कोर्ट्स में, तो यहाँ पर उनके ऊपर भी डर रहता है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर ना लग जाए, जिसके तहत यहाँ पर कोई भी अगर मामला निकल कर आता है, तो अगर इनको लगता है कि कोर्ट में अपील करनी चाहिए तो वो कर देते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, तो अगर उसको लगेगा कि ये जो अपील है, ओके, यहाँ पर ये सही नहीं है, ओके, तो फेल हो जाएगी, वो अपील नहीं करेंगे, तो इस तरीके से एक सिनेरियो बना रहेगा, एक यहाँ पर सिस्टम बना रहेगा कि जो डर का भाव रहता है यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, तो जो कि अपील कर देते हैं इसी डर के तहत कि यहाँ पर जो हमारे ऊपर चार्ज लग सकता है कल को करप्शन का, हालांकि हमने कोई काम किया ही नहीं ऐसा, ओके, तो इससे भी यहाँ पर जो अपीलों का जो दायरा है ना, तो जितना नंबर है तो उसको भी कम कर सकते हैं गवर्नमेंट अपील्स के तहत। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स के ऊपर भी जो पेंडेंसी है, तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर यूएस की बात करें कि यहाँ पर वो एक तरीके का डिस्कवरी प्रोसेस जो ना उसको अपनाकर चलते हैं, जहाँ पर जो भी लिटिगेंट है, ओके, जिसने भी यहाँ पर मुकदमा किया है, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, वो एडवांस में ही जो ना अपने जो विटनेसेस होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, उनको लिस्ट कर देते हैं, ओके, तो इसमें जब ये ऐसा कर देते हैं, तो जब पता चल जाता है एक बार कि ये जहाँ पर ये जो एविडेंसेस है और ये हमारे विटनेसेस हैं, ओके, दोनों ओर से, चाहे जिसने मुकदमा किया है, चाहे जिसके ऊपर मुकदमा किया, ओके, तो ये जब दोनों ओर से यहाँ पर ये बातें हो जाती हैं, तो फिर एक बार में क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो स्क्रीन कर लेता है एविडेंस को, ओके, पूरा का पूरा जो केस लॉ है, कौन से कानून के तहत ये केस है, तो उसको समझ लेता है, ओके, तो फिर जजमेंट जो है वो भी उसको जो है ना एक तरीके से प्रेडिक्शन लगा देता है कि क्या वर्डिक्ट जो है ना उन केसेस में जो है निकल कर आ सकता है कोर्ट के द्वारा, कि जज क्या यहाँ पर फैसला देंगे। तो बिल्कुल एक ना पूरा का पूरा सिनेरियो बन जाएगा कि सामने जजमेंट होने से पहले ही यहाँ पर सिनेरियो बन जाएगा कि ये जो है वर्डिक्ट आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डिस्कवरी प्रोसेस जो चलाकर चलता है यूएस, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जब पहले से ही थोड़ा सा पता चल जाएगा कि ये फैसला होगा, ओके, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये इन चीजों के ऊपर यहाँ पर काम करके वर्डिक्ट जैसे जैसे भी दे रहा है, तो इस तरीके से जजेस जो है ना वो भी फिर अपने उस फैसले से ओवररूल नहीं कर सकते, उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस की अगर हम उसको छोड़ दें इसके अलावा, ओके, तो नॉर्मल जितने भी केसेस होंगे तो उनको फिर उसी हिसाब का फैसला देना ही होगा कि जो एविडेंस के हिसाब से सही रहता है, क्योंकि जज जो भी फैसला देता है ना उसके सामने एक विटनेस चाहिए और एक एविडेंस चाहिए, ओके, तो वो अगर सही है, ओके, तो जज ने उसी के हिसाब से फैसला देना है, ओके, और अगर वो जो फैसला देगा ना, तो हो सकता है कि पुराने समय में जो है उस सिमिलर केस अगर कोई आया होगा तो तब भी जो ऐसा ही फैसला गया हो, ओके, तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर 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 इस तरीके से केसेस रहते हैं, तो हमें जो ना आसानी होगी समझने में कि किस तरीके का वर्डिक्ट आ सकता है। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना कोर्ट से बाहर भी सेटलमेंट्स हो सकती हैं, ओके, तो पता चल जाएगा कि ऐसा केस ऐसा फैसला आ सकता है, तो पहले ही जो है लोग फिर कोर्ट में केस यहाँ पर जो उससे बाहर आ जाए और अपना जो समझौता उसको कर ले, ओके, तो इस तरीके से कोर्ट्स को जो यहाँ पर बोझ है ना उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की है लास्ट में जो मिस्टर गोगोई है, उनको कहा है कि ये सिर्फ थोड़े बहुत यहाँ पर इंडिकेटिव आइडियाज हैं, इनको यूज करें आप, ओके, तो जो इनको ग्रुप बनाने की बात सलाह दी है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है उनको ना साथ में ज्वाइन करें और ज्वाइन करवा के जो है ग्रुप बनाए, जो कि यहाँ पर नए नए सलाह मशवरे दें कि किस तरीके से जो हम यहाँ पर जुडिशियल सर्विस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ऑथर बात करें कि इनके ऊपर काम करें, जो जो आइडियाज की मैंने यहाँ पर बात की है विचार करें, काफी जो है काम आएंगे आपके और काफी बड़े पैमाने पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्टली फ्री हिस्ट्री शोज इंडियन वोटर्स डोंट केयर मच अबाउट डेमोक्रेटिक राइट्स। तो देखो अभी ना दो तरीके की यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि भारत में जो डेमोक्रेसी है ना तो उसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। तो उसको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है कि तानाशाही चल रही है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, लोगों ने ही सरकार चुनी है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वो तानाशाही के तौर पर काम कर रही है। तो इसके चलते शुरुआत में बात कर रहे हैं कि भारत जो है अभी फ्री कंट्री का स्टेटस भारत का नहीं रहा है, अब इसको पार्टली फ्री कंट्री कहा जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो ना फ्रीडम हाउस रिपोर्ट आई है यूएस की तरफ से, तो यूएस में ही यहाँ पर ये रिपोर्ट बनती है हर साल, यहाँ पर ना एक तरीके से डेमोक्रेसी के बारे में यहाँ पर जो है इंडेक्सेस बनते हैं, ये देखा जाता है कि कौन सी कंट्री जो है डेमोक्रेसी के मामले में कितनी आगे गई कितनी पीछे गई है। और अभी इसी के चलते हमारा जो स्टेटस है ना फ्री कंट्री के स्टेटस से निकालकर उसको पार्टली फ्री वाले स्टेटस में डाल दिया गया है यूएस हाउस जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट उसके द्वारा।
और इसके अलावा जो दूसरा इंडेक्स है वो है वी डेम का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये भी जो है यहाँ पर इंडेक्स निकालते हैं हर साल। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर जो है डेमोक्रेसी की पड़ताल करते हैं हर एक देश में। और इनके द्वारा हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पर कहा गया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, जिसके बारे में हाल ही में मैंने बताया है कि चुनी हुई यहाँ पर तानाशाही सरकार। ओके, तो तानाशाही हम यहाँ वर्ड कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे मैं सऊदी अरेबिया की अगर एग्जांपल लूं तो वहां पर जो सलमान करके उनके रूलर है, ओके, तो वो एक तरीके से वो ऑटोक्रेट है। ओके, तो वो एक तरीके से उनका वंशज उनके चलते आ रहे हैं, तो वही ना बाप के बाद जो बेटा है वो राज संभालता है। तो वहाँ लोग चुनते नहीं है सरकारों को, वो खुद से यहाँ पर जो है रूलर के तौर पर आगे आते हैं। जैसे लीबिया में था गद्दाफी, तो उसका 40 साल से वो लगातार रूल कर रहा था। ओके, मिलिट्री रूलर था और वही रहा। ओके, कोई इलेक्शंस वगैरह नहीं करवाए उधर। तो इसी तरीके से अफ्रीका के जो नॉर्दर्न यहाँ पर कंट्रीज हैं, इजिप्ट की बात कर लें तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर सेम ही फंडा जो था यहाँ पर चल रहा था। ओके, तो इलेक्शन नहीं होते थे, तो जिस तरीके से हम वहां पर कहते थे कि वहां पर ऑटोक्रेसी है, तानाशाही, और इसी को भारत में कह रहे हैं कि भारत में इलेक्टोरल जो है ऑटोक्रेसी है। ओके, चुनी हुई यहाँ पर तानाशाही है। तो ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो जब भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, जब निरर्थक हो जाती है, मतलब कि सही तरीके से जो भी इंटरनेशनल यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाए गए डेमोक्रेसी के, जिस तरीके से बाकी देश काम कर रहे हैं, अगर उसमें उसके पायदान में सही नहीं उतरती, तो यहाँ पर जो क्रिटिक्स होते हैं वो फिर जो है ना दूसरी देशों की सरकारों को यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से उनके यहाँ पर नुक्स निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो भी काम कर रही है तो वो अथॉरिटेरियन वेज है, मतलब तानाशाही के रास्ते हैं जिसके तहत वो ऐसा काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बहुत सारे यहाँ पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं भारत में। ओके, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो और भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको ऑटोक्रेटिक रूल कहा गया है। और इसके अलावा जिस हिसाब से चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मुश्किल, बहुत मुश्किल से है कि हम जो हमारे यहाँ पर जो इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है अभी डाउनग्रेड हो रहा है, गिरता जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि लोगों को इससे यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो जो आम जनता है ना उसको इसके कोई लेना देना नहीं है। तो ही स्टार्टिंग में यही बात की है कि हिस्ट्री में यही सिखा रही है कि जिस भी तरीके की हमारी डेमोक्रेसी रही है भारत में, तो पुराने टाइम पे भी जब इंदिरा गांधी का रूल था या फिर जब नेहरू का रूल था, तो उस समय पर भी जो था ना लोगों को कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि डेमोक्रेसी का यहाँ पर क्या लेवल हो रहा है, मतलब डेमोक्रेसी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है जहाँ पर उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि अभी भी ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। और जो अभी क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि क्या इंडियंस रियली केयर करते हैं कि अभी लगातार जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स गिरता जा रहा है उसके बारे में। तो अभी इसी के रिगार्डिंग आंसर दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंट अरेस्ट हुआ था एक 22 साल की लड़की थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिसका नाम था दिशा रवि। तो वो फार्म प्रोटेस्ट में उसने हिस्सा लिया था, तो उसके ऊपर इल्जाम लगा था कि वो टूल किट का इस्तेमाल करी। टूल किट कहने का मतलब है कि एक तरीके से ना पूरा का पूरा प्रोटेस्ट को जो है ना प्लान किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है कि जहां जहां पर जो जो भी बंदा प्रोटेस्ट को यहाँ पर लीड कर रहा है उसको क्या क्या चीजें चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है सोशल मीडिया को जो है उन सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। इस तरीके से लोकेशंस वगैरह बताई जाती हैं कि ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा। तो इसको पूरे के पूरे फिनोमिना को हम टूल किट बोलते हैं। और यही चार्ज जो है ना इस लड़की के ऊपर लगा के इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको जेल में डाला गया। फिर बाद इसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा, सेडिशन का। ओके, तो बाद में जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें वहां पर उसको रिलीज कर दिया गया। तो कोर्ट ने दंड भी लगाया पुलिस को, जो दिल्ली पुलिस थी, कि उसने ये सही काम नहीं किया है कि अगर कोई प्रोटेस्ट में किसी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर ऐसे जो है सेडिशन चार्जेस नहीं लगा सकते। तो ये केसेस निकल गया। तो इसका भी कोई प्रभाव देखने को मिला नहीं आम पब्लिक को, कि आम पब्लिक को कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा हो। इसके अलावा यहाँ पर ट्विटर की बात कर रहे हैं तो ट्विटर में भी यहाँ पर बहुत सारे हैंडल्स जो थे फार्म प्रोटेस्ट के खिलाफ, फार्म प्रोटेस्ट में चल रहे थे, जहां पर जो थी ना एंटी जो छवि थी भारतीय गवर्नमेंट की वो दर्शाई जा रही थी ट्विटर के ऊपर। जो यहाँ पर अलग अलग लोग जो यहाँ पर हैंडल चला रहे थे अपने, और इसी के चलते यहाँ पर ट्विटर की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी ऐसा चार्ज लगा था कि इसको भी बैन किया जा सकता है भारत में। ओके, क्योंकि भारत सरकार ने 2 लिस्ट भेजी थी अलग अलग, जिसमें कहा था कि आपने जो है ना जो जो हमने हैंडल्स भेजे इनको आप बैन करो। तो इसने परफॉर्म कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया ट्विटर ने। तो इसके चलते जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा अंदेशा लगना शुरू हो गया था कि ट्विटर को बैन किया जा सकता है। बाद में इसने रिस्पॉन्स किया, फिर आगे काम बढ़ा। और इसके अलावा आगे बात करें कि बड़े पैमाने पर ना कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं देखने को मिला कि यहाँ पर जो है लोग जो है गुस्से में आ गए, कुछ ऐसा इंसिडेंस देखने को मिला कि सरकार ऐसे काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एफआईआर दायर की गई, जैसे एक वेब सीरीज बनाई गई थी तांडव नाम की। ओके, तो यहाँ पर भी ना तो गलत यहाँ पर जो 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 देश के जो देवी देवते हैं तो उनको यहाँ पर जो ना गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिसके तहत यहाँ पर एफआईआर हुई सरकार की तरफ से। ओके, इसके अलावा एक कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, तो उसको भी जेल जाना पड़ा। उसने यहाँ पर
ये इन्होंने इसने भी कुछ एक्ट किया था ऐसा ही, ओके, जो जो कि लोगों को सही नहीं लगा तो इसको यहाँ पर जेल में डाला गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑथर बात कर रहे हैं कि उस एक्ट के तहत इसको यहाँ पर डाला गया जो कि इसने परफॉर्म किया ही नहीं। ओके। और यहाँ पर लास्ट में जो आगे बात कर रहे हैं कि जितने भी तरीके के यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए हैं, तो बेयरली कोई यहाँ पर देख रहा है कि कोई भी यहाँ पर जो है ना, कोई मंशा जो है पब्लिक कोई देखने को मिली होगी जो उनको कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज के ऊपर। और बेयरली कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है कि जहां पर राइट एक्टिविस्ट नहीं आते हैं। ओके, तो वो जितना भी तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो यहाँ पर ये लोग पहुंचते ही पहुंचते हैं। ओके, तो ये भी बात जो है ऑथर की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अभी नए रूल्स जो लाए गए हैं, जैसे डिजिटल मीडिया को जो हम कंट्रोल करेंगे, तो उसके तहत जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो है 2021 के नए रूल्स आए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इसमें हो सकता है कि जो जर्नलिस्ट है वो एजिटेट करे, वो जो है आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कोई जो रिस्पॉन्स जो है ना वो उन रूल्स के खिलाफ नहीं निकल कर आया पूरे देश में। ओके, तो जैसा सरकार ने किया उसको बिल्कुल सही माना गया। ओके, तो ये बातें यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। ओके, और इसके अलावा बात करें कि जब 2016 में भारत की करेंसी के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ की गई, कहने का मतलब जब डीमोनेटाइज किया गया बिना किसी वार्निंग के, जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उसके चलते भी बहुत बड़े पैमाने पर पैनिक की सिचुएशन हो गई पूरी कंट्री में। ओके, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मेहनत करनी पड़ी अपना ही पैसा निकालने के लिए, लाइनों में लगना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन हो गई। इसके अलावा बाद में अगर जब ऐसा सरकार ने किया तो हार्डली देखने को मिला कि किसी ने यहाँ पर जो है कोई प्रोटेस्ट किया हो कि भारत सरकार ने ये गलत किया, डीमोनेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए थी, हमें हमें अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखने को मिली कि सरकार ने हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम छीनी है तो हम प्रोटेस्ट करें। और इसके अलावा बात करें कि फिर जब ये डीमोनेटाइजेशन हुई तो उसी के कुछ महीनों बाद ही जो था उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए, तो वहां पर बीजेपी काफी समय बाद जो थी एक रिकॉर्ड विक्ट्री लेकर जो थी उन्होंने सरकार बनाई। ओके, तो योगी आदित्यनाथ जो थे वो मुख्यमंत्री बने। तो उत्तर प्रदेश की टोटल असेंबली सीट्स कितनी है उसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर कितनी सीट्स है, लोकसभा की कितनी सीट्स हैं और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। और इसके अलावा जो डेप्टी सीएम, दो डेप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, उनके नाम बताएं। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो भारतीय वोटर है ना, तो यहाँ पर बेयरली होता है कि वो पनिश करे पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स को वायलेट करते हैं। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें 1977 के इलेक्शंस, तो 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी थी देश में। ओके, तो जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे जिनको जेल में डाला गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो अभी जब इलेक्शन हुए दोबारा, हालांकि ये कांग्रेस की सरकार चली गई थी। ओके, यहाँ पर फिर जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी थी। ओके, तो इसी के चलते जो मोरारजी देसाई थे वो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। तो अभी इसमें बात करें कि 1977 में जब इलेक्शन हुए इमरजेंसी के बाद में, तब इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया में हार गई। ओके, लेकिन जब साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहां पर उनकी तब भी जो थी ना डोमिनेंस पोजीशन थी, मतलब उनकी पार्टी काफी आगे, काफी बड़ी पार्टी के तौर पर आगे आई थी। और 34.5% जो वोट शेयर था उन्हीं को मिला था। ओके, इस इमरजेंसी लगाने के बाद भी तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स का आना नहीं इसको बोला जाता जब इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उसके बाद भी वोटिंग बिहेवियर में उसने उसमें खास खास जो है यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा सेडिशन केसेस, जो देशद्रोह के केसेस है, वो भी बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो है अभी बड़े हैं 2014 से लेके अब तक। ओके, जब से जहां पर मोदी गवर्नमेंट आई हो, तो अभी ये बात कही जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पर जो ना मतभेद जो इनके थे यहाँ पर जिस भी किसी के साथ जो मतभेद थे, किसी भी एजेंसी के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने भी मिसयूज किया जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। ओके, जैसे अगर पुलिस की बात कर लें, ओके, या फिर और जो एजेंसीज है उनकी अगर बात कर ले, तो यहाँ पर शायद ही है कि जो वोटर बिहेवियर है ना उसमें यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ हो कि आपने जो है डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेट किया है, हम जो है आपको वोट नहीं देंगे। तो ये बहुत मुश्किल ही देखने को मिला कि वोटर बिहेवियर में चेंज देखने को मिला हो। और इसके अलावा नेशनल लॉकडाउन की बात कर लें कि जब 2020 में मार्च के महीने पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तो ये सिर्फ 4 घंटे का नोटिस देके लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे जिससे ये चीज हुई कि बहुत सारे लोग, मिलियंस के हिसाब से जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको पैदल ही चलकर जो था यहाँ पर अपने घर तक पहुंचना पड़ा। ओके, तो इस ऐसी सिचुएशन बन गई पूरे इकोनॉमी में। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर जो था ना, जो बीजेपी का इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट था उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। और जब पोस्ट लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद जब पहली बार इलेक्शन हुए, तो बिहार असेंबली पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। ओके, जो अलायंस था बीजेपी और यहाँ पर जो जेडीयू है, जो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी है, तो उस अलायंस की दोबारा से सरकार बन गई और नीतीश कुमार जो थे वो दोबारा से सीएम बन गए बिहार के। और इस बार सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो बीजेपी थी, 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आई थी। और यहाँ पर जो नीतीश कुमार की खुद की पार्टी थी उनकी सीटें 40 से नीचे थी। ओके, तो जो सीएम है उसकी जो सीट शेयर है ना वो बहुत कम है, ऑपोजिशन पार्टी से भी कम है। ओके, जो ऑपोजिशन पार्टी की जो आरजेडी है, लालू यादव की पार्टी, तो उससे भी
चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं जेडीयू से, तो उनकी पार्टी की सीटें बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो इस तरीके से जो है ना अभी बीजेपी का सिनेरियो की यहाँ पर बात करें कि इस तरीके से आगे बढ़ा है। लॉकडाउन लगाने के बाद भी जो माइग्रेंट वर्कर्स वहां पर इतने बड़े पैमाने पर कष्ट सहकर पहुंचे हैं, तो उसके बावजूद भी जो है ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और आगे बात कर रहे हैं रीजनल पार्टीज की। तो रीजनल पार्टीज भी कोई यहाँ पर कोई सितारे नहीं डेमोक्रेसी के, कि वो तो उन्होंने यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। तो अभी पहली एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं बंगाल की। 2012 की यहाँ पर बात करें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक कार्टून जो था ना वो बनाया था, उसको सर्कुलेट किया था, उसी के चलते उनको जेल में डाल दिया गया। दूसरी यहाँ पर बात करें कि एक साइंटिस्ट थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ ही, जो यहाँ पर त्रिणमूल कांग्रेस की जो सरकार थी ममता बनर्जी की, उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते उनको भी यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। और ये सब इंसिडेंट्स होने के बावजूद भी ओके 2016 में जब बंगाल में असेंबली पोल्स हुई, जब इलेक्शन हुई, तो दोबारा से ममता बनर्जी सरकार में वापस आ गई, दोबारा से वो चीफ मिनिस्टर बन गई बंगाल की। और आगे बात करें कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक लव जिहाद लॉ जो है उसको इनेक्ट किया है। ओके, तो जिसका मतलब है कि यहाँ पर सीधे सीधे बोले कि जो पर्सनल फ्रीडम है उसको यहाँ पर छीना जा रहा है। ओके, कि इन द फॉर्म ऑफ लव एंड मैरिज। तो इसके मामले में जो है ना लव जिहाद लॉ बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा में। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये जो पर्सनल फ्रीडम है उसको छीना जा रहा है इसके चलते। लेकिन इसके अलावा भी जो ना जो ओपिनियन पोल्स निकल कर आ रहे, तो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि जो पॉपुलैरिटी है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की, वो अभी भी बरकरार है। ओके, तो 2017 की अगर बात करें कि एक प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे है जिसमें यह बताया गया कि 55% इंडियन जो है वो सपोर्ट करते हैं किसी एक स्ट्रॉन्ग मैन को, किसी एक आदमी को जो रूल करे। ओके, जो कि यहाँ पर अनचेक रहे बाय पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। ओके, मतलब कि जो बंदा उन्होंने चुन लिया, ओके, तो उसको जो है आगे जाके वो एज ए प्राइम मिनिस्टर रोल अदा करे या फिर एज ए चीफ मिनिस्टर जो है रोल अदा करे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैन की यहाँ पर फेवर करते हैं। लेकिन इसके अलावा 53% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री रूल जो है ना वो सबसे बढ़िया रहेगा भारत में। तो ऐसे भी यहाँ पर जो है इंसिडेंट जो है, ऐसी जो सोच है वो भी निकल कर आ रही है। तो ये जो रिसर्च सर्वे किया गया, ये किया गया प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे के द्वारा। ओके, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। और इसके अलावा बात की गई है कि अभी समय जिस हिसाब से बीतता गया है सालों के हिसाब से, तो इंडिया जो है ना अभी त्रस्त से लेकर जो है ना शाही हो चुके हैं। मतलब कि अगर स्टेट पावर को डिस्प्ले करने की हम बात करें, तो अपने तरीके से जो है ना अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उसको चुन रहे हैं और अपनी अपनी जो शर्तें हैं उस हिसाब से। तो जब पर्सनल लिबर्टी क्रश होती है ना, तो यहाँ पर बहुत बेयरली होता है कि मुश्किल से कोई यहाँ पर इसके विरोध में उतरे कि आपने जो है हमारी पर्सनल फ्रीडम थी, आपने उसका हनन किया है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चलो 1951 में जाते हैं बैक। तो यहाँ पर नेहरू गवर्नमेंट की बात करेंगे जब उन्होंने पहला अमेंडमेंट लाया संविधान में। ओके, तो जब वहां पर क्या किया गया, यहाँ पर जो अपमानजनक जो फ्री स्पीच होती, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अमेंडमेंट थी। तो भारत यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में से यहाँ पर एक पहला कंट्री था जिसने बैन किया था सलमान रुश्दी की एक स्टैटिक वर्सेस थी। ओके, जो 1989 में एक किताब आई थी, एक नॉवेल आया था जो कि यूके में पब्लिश हुआ था। ओके, तो इसी के ऊपर पाबंदी लगाई थी भारत सरकार ने भी। तो इसमें इसमें क्यों यहाँ पर डिस्प्यूट बना था, तो ये किताब में जो लिखा गया था, तो यहाँ पर ब्लेम था मुस्लिम्स का कि जो उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद है, तो उनको यहाँ पर ना उनकी बेइज्जती की गई है, उनको मतलब गलत तरीके से दिखाया गया है। तो जिस तरीके से काफी विरोध होना शुरू हो गया मुस्लिम जगत में इस सलमान रुश्दी का, तो भारत ने भी जो था बैन लगा दिया। ओके, तो इसी के चलते बात करें कि जो आप सेंसर करते हैं किताबों को, जो भी यहाँ पर स्टोरी प्लेयर होते हैं या फिर कोई भी नाटक खेल रहा है किसी भी जगह, तो ये भी एक तरीके का यहाँ पर सीरियल ऑफेंस है। मतलब कहने का कि अभी इस तरीके की इन्होंने सजा बना दी है, कि अपराध बना दिया है कि अगर आप कोई किताब लिख रहे हो और अगर आप कोई प्ले, जैसे यहाँ पर तांडव मूवी की बात करें, तो अगर कोई प्ले अगर आप कर रहे हो तो उसको भी एक तरीके का सीरियल ऑफेंस यहाँ पर अपराध जो है यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरीके से सेंसर नहीं करना चाहिए किताबों को। तो यहाँ पर ये ऑथर का कहना है। और इसके अलावा दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है ना सही रास्ते पे नहीं चल पा रही। क्यों यहाँ पर जो है हमारे जो लोग हैं ना इतना मतलब बेफिक्र रहते हैं डेमोक्रेसी का अगर स्तर गिरता भी है तो पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारा नेशनलिज्म रीन है, तो यहाँ पर वो ही सुप्रीम उसको माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रूलर्स जो है ना, जब इलेक्शन का समय आता है तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जो फ्रीबीज जो है यहाँ पर उनकी घोषणा करते हैं। जो शराब है, ठीक है, वो बड़े पैमाने पर बिकती है। इसके अलावा रियायतें जो देते हैं, ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर स्कीम्स के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है इलेक्शन के समय में। तो ये सब जो सिचुएशन हो जाती है ना, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में कोई भी यहाँ पर केयर नहीं करता डेमोक्रेसी के बारे में कि अपना लीडर जो है ना वो क्या अकाउंटेबल है, जो बातें कह रहा है कि वह उसको पूरी करेगा। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो ऑथर है कि इस सिचुएशन के चलते यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी के बारे में किसी को कोई यहाँ पर याद नहीं रहता कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज होती है। बस ये चीज याद रहती है कि क्या मिलेगा, ओके, क्या फ्री में मिलेगा और क्या जो है हमें
यहाँ पर जब शराब वगैरह पिलाई जाएगी या नहीं पिलाई जाएगी। तो इसी के चलते यहाँ पर देखो कि जब हम पब्लिक लाइफ जो है ना बिल्कुल उनका ध्रुवीकरण हो जाता है जब इन विचारों के साथ, तो उस समय जो है ना ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप कोई यहाँ पर अनुमान लगा पाओ कि यहाँ पर क्या सच में यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का आजादी को खतरा है। जहाँ पर जो अगर हम फ्रीडम की बात करें या पर्सनल फ्रीडम की बात करें, क्योंकि लोगों की सोच ही वहां तक नहीं जा रही है, क्योंकि सोच जो है ना वो जो फ्री पीस दी जा रही है इलेक्शन टाइम पे, या जो भी यहाँ पर रियायतें मिल रही तो उनके ऊपर ज्यादा जा रही है। तो इसके लिए डेमोक्रेसी के बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और जो आगे यहाँ पर बातें की जा रही तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे इश्यूज है, जैसे नॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ऐसा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है बॉन्ड्स के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर ये शो नहीं किया जाता कि यहाँ पर किसके द्वारा ये जो ना ये पैसा भेजा जा रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर एक लैक है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं है। जब भी इलेक्शन के समय में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर बॉन्ड्स के थ्रू राशि मिलती है कि आप जो है इलेक्शन कैंपेन चला सके, उस पैसे से जो है इलेक्शन का जितना भी खर्चा हो उसको पूरा कर सके। तो ज्यादातर जो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स है वही जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके से, जो है बॉन्ड्स इशू करके जो है ना, जो भी पार्टी यहाँ पर बॉन्ड इशू करती है तो यहाँ पर कोई एक बैंक लिया जाता है, जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना इसको एक माध्यम माना जाता है, इसको माध्यम लिया गया है कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है पैसा दे रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ। तो इसी के अलावा जो आगे बात करें कि जो टैक्स पेयर की मनी है तो उसको आपने कैसे यूटिलाइज किया। अगर हम पीएम केयर्स फंड की बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पर 2020 में फंडिंग आई थी इस पीएम केयर्स फंड में। तो इस पैसे को कहाँ पर यूटिलाइज किया गया, सरकार ने ये भी बताने से मना कर दिया। ओके, तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात करें कि किसी को कोई केयर नहीं है, पता नहीं है कि अभी हम इसके बारे में क्वेश्चन उठाएं इन सब चीजों के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर या पीएम केयर फंड्स के ऊपर या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ गिने चुने यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है जो कि काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि आदतें पड़ चुकी हैं कि जो हमारा जो अभी लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो अभी उसी के चलते ही हमारा जो है लो डेमोक्रेसी इंडेक्स देखने को मिल रहा है। ओके, तो जो आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत सारे सिटीजन अभी भी ऐसे हैं जिनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, और उसके खिलाफ यहाँ पर जो है वो आवाज भी उठाते हैं। तो उसमें भी यहाँ पर कोई शक नहीं है। ओके, उनको उनको अपने हकों के बारे में पता है। तो जैसे अभी एंटी सीएए की बात करें कि जो यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ओके, तो उस समय भी ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर जो था विरोध हुआ था, तो इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट चले। ओके, इसके अलावा यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट की बात करें तो वहां पर भी जो है लोगों को पता है, जागरूक करके क्या चीजें हो रही हैं और किसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करनी है, किसके यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो पब्लिक लाइफ जो है यहाँ पर एक नोबल लेजिटिमेट एक्टिविटी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सिटीजन्स को यहाँ पर चाहिए कि पॉलिटिकल स्पेस जो है ना उसको रिक्लेम करके चले, मतलब तालमेल बिठाकर चले। तो समझदारी जो है ना उसको उसको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकारें काम करती हैं और हमारा कहाँ पर राइट है और हमें कहाँ पर बोलना है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारी पब्लिक लाइफ चलती है, तो उसको किस तरीके से और स्ट्रेंथन कर सके तो इसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है ना समझदारी जो है ना वो यहाँ पर हमें दिखानी चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चीजें मिली हैं, कि क्या हमें संविधान जो है भारत का देता है, तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके की फ्रीडम का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का क्या मतलब होता है। ओके, तो यही सब चीजें हैं जिसके रिगार्डिंग जो हम बड़े पैमाने पर फाइट नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। जो हो रहा है सिर्फ वो होता चले जाए, हम इसी के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। और अभी इसी के रिगार्डिंग जो आखिर में बात की जा रही है ऑथर की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अगर आप दोबारा से हिस्ट्री की किताबों को दोबारा से लिख रहे हो ना, तो जैसे अभी देखो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की किताबें, तो उनको अभी सिलेबस चेंज होता है। ओके, तो सिलेबस चेंज होता है, दोबारा से हिस्ट्री रीराइट करते हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स को चेंज कर दिया जाता है, कुछ कहानियां बदल दी जाती हैं, कुछ हिस्ट्री जो है उसको रिप्लेस करके नई हिस्ट्री को डाल दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनको रीराइट करने से अच्छा है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर बड़े पैमाने पर लोग इसी चीज को एक्सेप्ट कर ले, अनफ्रीडम वाली कंसेप्ट को ये एक्सेप्ट कर ले कि उनको पता ही नहीं चला कि फ्रीडम एक्चुअली है क्या। ओके, तो वो जो फ्रीडम है ही नहीं उसी को फ्रीडम मानकर आगे बढ़ते रहे, तो ऐसी चीज अगर आप उसको खत्म करना चाह रहे हैं बड़े पैमाने पर, तो आप क्या करो, जो भारत का संविधान है ना उसको मैंडेटरी करो। स्कूल लेवल पे जितना भी सिलेबस है, ओके, जितना भी स्कूल स्कूल का सिलेबस है, तो उसके हर एक पार्ट में जो है आप इसको मैंडेटरी करो, लोगों को पता चले। पूरे पूरे क्रॉस इंडिया तक यहाँ पर बात करें, चाहे इसको किसी भी भाषा में पढ़ाओ स्कूल्स में, तो लोगों को, बच्चों को पता चले कि क्या हमारा संविधान हमें राइट दे रहा है, तो हमें उनको अच्छे से डिटेलिंग में पता हो कि और हमें क्या करना है। वो तो इसी ये इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि इंडियंस को अभी पता होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या निकलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ जो हमारी लीगल लिबर्टी है ना उसको प्रोटेक्ट करके चले, कि हमें यहाँ पर क्या बोलना है, क्या लिखना है, ओके, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है। ओके, तो हमारे पास पूरी आजादी है। किस तरीके से आजादी है ये भी इनको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर एसोसिएट किसी के साथ यहाँ पर काम करना है या फिर बिजनेस करना है,
प्रोटेस्ट कैसे करना है, ओके, मतलब ये सब चीजें कि आपका हक है, ओके, ये इन सब चीजों के बारे में पता हो, ओके। इसी के चलते यहाँ पर कैंपेन हो गया, फॉल इन लव हो गया, मैरी, वर्शिप, ड्रेस एंड ईट अकॉर्डिंग टू द फ्री पर्सनल चॉइस, मतलब कि जो आपका मन करे आप वो करो, ओके। तो इस तरीके से सरकार जो है ना, जो सरकार करे वही सब सही है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी सोच, अपनी समझ को डेवलप नहीं करना है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी कि जो पॉलिटिशियंस को जो एक्सेप्टेबल है वही आपको एक्सेप्टेबल है, पॉलिटिशियंस ने जो कर दिया, ओके, वही बिल्कुल सही है। तो ऐसी यहाँ पर बातें की गई हैं ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर अभी के लिए फिलहाल जो है हम ही हैप्पीली एक पार्टली फ्री डेमोक्रेसी के तौर पर ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पार्टली फ्री का हमारे ऊपर अभी टैग लगाया गया है कि हमारी अभी डेमोक्रेसी इस तरीके की है। और स्लोली जो है ना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, जो कि यहाँ पर वी डैम के द्वारा जो हमें यहाँ पर टैग दिया गया है कि इलेक्टेड ऑटोक्रेसी जो है उसकी, और हमें हम जो है अभी और आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओके। तो दोबारा याद रखिएगा, हमें पार्टली फ्री घोषित किया गया जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है यूएस की उसके द्वारा, और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हमें क्या कहा गया है जो वी डैम है, ओके, जो यहाँ पर वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स आता है उसके द्वारा। तो आगे न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि अभी मीट हुई है जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है, जो यूएस के डिफेंस मिनिस्टर है, तो यहाँ पर उनको डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है, और जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो जो यहाँ पर यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी उनका नाम है लॉयड जे ऑस्टिन, उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, ओके। तो भारत के दौरे में है, तो यहाँ पर और भी मुल्कों में ये जाएंगे। तो अभी बात की जा रही है कि अभी हाल ही में जो है ना 12 मार्च को क्वेट की समिट हुई, तो ये क्वेट की पहली समिट हुई है जिसमें कि 4 मुल्कों का यहाँ पर ग्रुप बना है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है, ओके। तो जिस समिट को लीड किया था जो बाइडेन ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है। तो अभी उस समिट के बाद ये पहली यहाँ पर जो ना यात्रा है जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है उनके द्वारा भारत में। तो अभी ये कह रहे हैं कि हम चाइना को काउंटर करके चलेंगे, जब क्वाड ग्रुप का जो निर्माण किया गया है, तो अभी इंडो पैसिफिक को फ्री रख के चलना है कि इंडो पैसिफिक में किसी भी तरीके का जो डोमिनेंस है चाइना का वो ना बढ़े। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो ये ना भारत सरकार जो ना ये चाह रही है कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है इसको हम रशिया से परचेज करें, ओके। और सिमिलर इसी के जैसा मिसाइल सिस्टम जो है ना अमेरिका भी बनाता है, जिसका नाम है THAAD, ओके, थर्ड करके इसको नाम बोलते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि आप इग्नोर करो रशियन इक्विपमेंट्स को, आप उनको मत खरीदो, ओके। तो यहाँ पर उनकी क्वेश्चंस आप मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर जो है सैंक्शंस जो है लग सकती है, अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना कार्सा नाम का एक एक्ट है, ओके, तो उसकी फुल फॉर्म जो है ना उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उस एक्ट के तहत ना उसने कहा है अमेरिका ने कि जो भी अमेरिका का एडवर्सरी, मतलब जो भी अमेरिका का एडवर्सरी, जैसे यहाँ पर रशिया है, तो उससे कोई भी चीजें यहाँ पर खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शन जो है लगाई जाएंगी। तो इस तरीके से अभी भी यही बात की जा रही है। तो अभी भारत का रुख पूछा जा रहा है कि आप इसको खरीदोगे रशिया से या फिर नहीं खरीदोगे। तो ये S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं परसों के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में बता चुका हूं, तो आप उस लेक्चर को जो है देख सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। तो ये फोटो को देखिए आप, तो इस तरीके से ट्रक होता है ये ना, ये जैसे ट्रॉली नहीं होती, ट्रॉली को दोबारा जो है यहाँ पर बैठा लिया जाता है, ओके, सामान जो है उसको निकालने के बाद। तो अभी बिल्कुल इसी की जैसे ये ट्रॉली के ऐसे बाहर आते हैं, तो ऐसे ही ना ये सिलेंडर की तरह होते हैं, इनमें इनके अंदर ये मिसाइल्स होती हैं, ओके। तो अब अभी इसमें होता क्या है कि ये एक तरीके का ना एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है कि अगर भारत के ऊपर पाकिस्तान कोई मिसाइल मिसाइल दागता है, तो उस मिसाइल को अगर ये वाला सिस्टम S-400 सिस्टम हमारे पास होगा तो हवा में ही उसको खत्म किया जा सकता है, जब इसकी रडार, इसकी रेंज में ये वाली जो वो वाली पाकिस्तान की मिसाइल जब आ जाएगी, ओके। तो भारत में वो गिरेगी ही नहीं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये सिस्टम है जिसको कि यहाँ पर रशिया ने बनाया हुआ है। तो इसकी जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज वो 600 किलोमीटर की है, मतलब इतनी दूर तक ये जो है डिटेक्शन कर सकती है। इसके अलावा बात करें कि जो उसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड है वो यहाँ पर 30 किलोमीटर का है। इसके अलावा बात जो मैक्सिमम स्पीड है वो 4.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से काम करती है। और टारगेट जो एंगेज होते हैं साइमल्टेनियसली अप टू 36, मतलब लगातार जो है जिन टारगेट्स के ऊपर लगातार ये काम कर सकती है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करिए कि अगर लगातार 36 मिसाइलें भी आ रही तो उनको भी एक समय पर ये टारगेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको बनाया गया है। तो अलग अलग इनकी मिसाइल रेंजेस हैं जिनको आप जो है अलग अलग फ्रंट के हिसाब से मिसाइल्स को यूज कर सकते हो कि पाकिस्तान की और कौन सी यहाँ पर लगानी है, चाइना की और कौन सी लगानी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये लॉन्चर है इसका, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाता है, और ये एक काफी बढ़िया इक्विपमेंट है। तो उसको भारत परचेज करना चाह रहा है रशिया से, लेकिन अभी अमेरिका ने ही भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि आप जो है इसको मत खरीदो, अगर खरीदना है तो हमारे वाला सिस्टम खरीदो। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर जो असम की सरकार है जो, ओके, जो असम में जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अभी अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके द्वारा जो है मैनिफेस्टो जारी किए जा रहे हैं। तो अभी कांग्रेस के द्वारा असम में जो है और केरला में भी जो है मैनिफेस्टोस जारी किए गए, जिसके तहत देखो जैसे हमने अभी बात की थी कि जो अभी फ्री बीज जो है, जैसे ऐसी स्कीम्स जो है ना, जो रियायतें वगैरह है, वो दी जाती हैं जो है इलेक्शन का समय होता है, बिल्कुल उसी की जैसे यहाँ पर जो है ना 5 गारंटीज जो है यहाँ पर दी जा रही हैं।
तो कांग्रेस कांग्रेस के तरफ से जो यहाँ पर बातें की जा रही है कि नो सीएए, जो यहाँ पर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर सीएए कोई नहीं लगाया जाएगा आसाम में। 200 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ्री दी जाएंगे। इसके अलावा 2,000 रुपया मंथली इनकम गारंटी जो है हाउस वाइफ को दी जाएगी। इसके अलावा 365 रुपए डेली वेज के हिसाब से दिए जाएंगे जो यहाँ पर टी गार्डन वर्कर्स है उनको। और 5 लाख जॉब जो है वो असम वोटर्स को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बातें की गई है कांग्रेस की तरफ से। और केरला की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो है कुछ वेलफेयर मेजर जो है गरीबों के लिए यहाँ पर दिए गए, जैसे जैसे यहाँ पर 2,000 जो है पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयड होम मेकर जो है ना, जिनकी उम्र जो है 40 से 60 के बीच में है, तो उनको जो है यहाँ पर इतना पैसा जो है 2,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और इसके अलावा कुछ स्कीम्स की बात करें, जैसे न्यूनतम आय योजना है जो कि, तो इसके तहत भी यहाँ पर जो है श्योर किया जाएगा कि मिनिमम इनकम जो है 6,000 जो है पर मंथ के हिसाब से इकोनॉमिक बैकवर्ड जो फैमिलीज है उनको जो है प्रदान की जाए। ओके, तो इसी के अलावा यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है टू सेटअप ए पीस एंड हार्मोनी डिपार्टमेंट इन द स्टेट, ये अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा ओके असम में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मैनिफेस्टो अभी कल ही जो है कांग्रेस पार्टी का जारी किया गया है। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि फ्रेश केसेस निकलते हुए दिख रहे हैं दिल्ली में। तो एक दिन में 800 से ज्यादा केसेस निकल कर आए। तो पॉजिटिविटी जो रेट है ना वो 1% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 2 महीनों में। तो डेली टैली जो है कोविड-19 की अभी लगातार जो है 6वें दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है दिल्ली में। तो 813 नए केसेस पिछले 24 घंटों में देखने को मिले। और इसके अलावा दिल्ली ने यहाँ पर ये सोमवार से लेके फ्राइडे तक जो है ना अभी 368, 425, 536, 607 और 716 केसेस जो है लगातार अभी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई इनकी देखने को जहाँ पर मिल रही है दिल्ली में। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर बात करें कि बॉलीवुड में जो वोमेन होती है उनको स्क्रीन तो मिलता है, स्क्रीन टाइम तो मिलता है, लेकिन उनको जो टॉक टाइम मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है। कहने का मतलब स्टडी हुई है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 25 मिनट की यहाँ पर जो है स्पीकिंग टाइम मिलता है आपके अपनी जो डायलॉग डिलीवरी करनी होती है वोमेन ने उनको। अगर वो 2.5 घंटे की मूवी हो तो ओके, तो उसमें से सिर्फ 25 मिनट के आसपास इतना समय दिया जाता है उनको डायलॉग डिलीवरी करने के लिए, उनको यहाँ पर बोलने के लिए। तो ये स्टडी यहाँ पर रिपोर्ट अभी आई है, तो यहाँ पर नाम है इसका ओ वोमनिया करके। तो उसको यहाँ पर ऑर्मेक्स मीडिया एंड फिल्म कंपनी ने जो है इन्होंने यहाँ पर इसको बनाया है। ओके, तो ये ऐसी जो है रिपोर्ट्स ये बनाते रहते हैं जो खासतौर पर जो फिल्म जगत उसके बारे में। और इन्होंने यहाँ पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओके, तो इन सभी मूवीज के ऊपर जो है स्टडी की है। तो जिसके रिगार्डिंग ये अपना डाटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 81% जो है ओवरऑल जो है मेन को यहाँ पर डायलॉग मिलते हैं और 19% वोमेन को मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 10 ट्रेलर्स है ओके, तो जहाँ पर की जो 50% जो है फीमेल टॉक टाइम जो है ज्यादा यहाँ पर निकल कर आया। तो उसके अलावा जो है बाकी का जो सिनेरियो है उसमें वोमेन को जो पार्टनरशिप है वो कम है। और आगे न्यूज है टाइम सिटी वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें ग्रीन मूव दैट टर्न्स आउट पॉकेट फ्रेंडली टू। कहने का मतलब है दिल्ली सरकार ने बहुत सारी इंसेंटिव्स दे दी हैं अगर आप ईवी व्हीकल्स खरीदते हो ओके, तो इसके चलते 1.5 लाख तक की जो है ना आपको सब्सिडी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा अगर आप कोई भी ईवी व्हीकल खरीदते हो। तो मतलब खर्चा कम होगा। इसके अलावा जो रोड टैक्स भी लगेगा ओके, तो उसमें भी जो है कम टैक्स आपको देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिसी निर्माण करके चल रही है जो दिल्ली की सरकार है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी टेंडर जो है ना 100 कंसेशनल लोकेशन जो है हैव बीन फ्लोटेड वेयर कंसेशनरीज कैन ऑपरेट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन एंड बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर इसको दिया जाएगा। एक तो जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज है, मतलब कि आप ऐसा करो चार्जिंग के लिए तो समय लगेगा ना, तो आप अपनी बैटरी दे दो, दूसरी बैटरी ले जाओ जो ऑलरेडी चार्ज है। तो इस तरीके की भी फैसिलिटीज आने वाले समय में भरने वाली है। तो हीरो ग्रुप भी जो है ना यहाँ पर कुछ बाहर की कंपनी से साथ मिलकर ऐसा बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने जा रहा है ओके, कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि कोई चार्जिंग के ऊपर अगर आया भी है तो वहां पर बैटरी अपनी दे देगा, दूसरी बैटरी रख लेगा। तो इस तरीके से जल्दी से जो है ना काम हो जाएगा। चार्ज बैटरी को यूज करके आप अपना काम चला सकते हो और दूसरी बैटरी जो है वो चार्ज होती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कितना समय लगता है किसी भी बैटरी को यहाँ पर चार्ज होने के लिए। अगर यहाँ पर कोई 4 व्हीलर है तो उसके चलते 5 घंटे का यहाँ पर समय बताया जा रहा है। इसके अलावा कितना यहाँ पर अगर टर्बो चार्जर यूज करते हैं तो कितना लगेगा, तो यहाँ पर 45 मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो कितने यहाँ पर रेंज है जितनी गाड़ियों की जो चार्ज होने के बाद चल सकती हैं बैटरी के ऊपर, तो 300 से 350 किलोमीटर इसको बोला जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक कार्स की जो कॉस्ट आएगी वो 10 लाख यार ऑनवर्ड्स इसको बोला जा रहा है, 10 लाख से ही शुरू यहाँ पर हो रही है कॉस्ट ओके। और इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं ओके इनको चार्ज करने के लिए, उसके बारे में बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो दिल्ली सरकार जो है ना यहाँ पर कैंपेन भी चला रही है कि आप जो है स्विच करो अपने आप को, इसको स्विच दिल्ली कैंपेन भी हम बोलते हैं।
तो कि आप स्विच करो, जो आपके जो व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट करो आप ईवी व्हीकल्स में। तो बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडीज भी हैं, और जो गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पर सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी यहाँ पर बनाने की बात करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर इनके टेंडर्स हमने दे दिए हैं, तो जल्दी जल्दी ये बना दिए जाएंगे। इसके अलावा 500 नंबर्स ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स जो है ना, वो भी अभी अवेलेबल है, अभी अभी के लिए अवेलेबल है। ओके, और इसके अलावा और जो बात कर रहे हैं कि 250 चार्जिंग स्टेशन जो है ना, अभी फर्स्ट फेज में जो है अभी चला दिए जाएंगे। तो 630 साइट्स आइडेंटिफाई की गई जहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। 3 किलोमीटर यहाँ पर एरिया होगा विद इन विच ईवी चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस दिल्ली प्लान, मतलब हर एक 3 किलोमीटर में आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा सिनेरियो बनाकर दिल्ली सरकार चल रही है। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि जो फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है रघुराम राजन जी, उन्होंने अभी कमेंट किया है अपना, जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि हाल ही में दो यहाँ पर ना, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है यहाँ पर प्रताप भानु मेहता, ओके, और इसके अलावा एक है फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, तो उन्होंने एज ए फैसिलिटी जो है अशोका यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया है। तो अभी इसी के चलते इन्होंने भी कमेंट किया कि ऐसी बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो अच्छी फैसिलिटी अच्छी फैकल्टी है यहाँ पर, किसी भी तरीके का अगर जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है तो उनके साथ किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर भेदभाव है, तो यहाँ पर भेदभाव हुआ क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है ना, हाल ही में कुछ कमेंट किए गए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया, जिसके चलते जो है अभी इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। ओके, तो अभी इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उसको रघुराम राजन कह रहे हैं कि ये सही बातें नहीं है, फ्री स्पीच के ऊपर जो है आप धब्बा लगा रहे हो, तो ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने अपने जो लिंक्ड इन का जो पोस्ट है तो यहाँ पर ये बात कही है, फ्री स्पीच सफर्स ए ब्लो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि अगर ये रेजिग्नेशन होते हैं तो ये आप जो है ना यहाँ पर बात की जाएगी improbable for Ashoka University to be competitor to universities like Cambridge, Harvard and Oxford। तो या अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी वाले ये सोच रहे हैं कि कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को वो कंपेयर कर पाएंगे, उनको compete कर पाएंगे, तो ये सोचना बंद कर दें। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी ही सुविधा जो है ना अपने फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते रहेंगे कि आप अगर कुछ बोलो तो हम जो है आपको प्रेशराइज करेंगे कि आप रिजाइन करो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आगे जो न्यूज यहाँ पर बात करें कि लॉकडाउन के बाद जो ये चिड़िया है ना, तो इनकी मात्रा अभी बढ़नी देखने हुए मिल रही है, कि मतलब इनकी गिनती देख रही है कि अभी बढ़ रही है। तो 2012 में जो दिल्ली का स्टेट यहाँ पर दिल्ली स्टेट था, उन्होंने यहाँ पर इसको बोला कि इनकी जो नंबर गिनती है वो लगातार गिरती जा रही है। ओके, अभी दिल्ली में थोड़ा बहुत लॉकडाउन के बाद जो है कुछ लोकेशन ऐसी देखी गई हैं जहां पर इनको स्पॉट किया गया है कि इनके नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पर लोकेशंस हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये ब्लू में है तो लोकेशंस वेयर साइटिंग्स हैव गॉन डाउन, मतलब कि जहां जहां पर जो साइटिंग्स है वो पहले के मुकाबले कम हुई हैं। और दूसरा रेड वाले में जितने भी जोन है यहाँ पर बढ़ी हैं पहले कुछ सालों के मुकाबले में, जहां पर चिड़िया अब ज्यादा देखने को मिल रही। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इनको भी यहाँ पर जो है जीने का माहौल जो है मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी बात करें कि अर्बनाइजेशन जो हो रही है लगातार, जो है शहरी इलाकों की जो एक्सपेंशन हो रही है, तो इसके अलावा जो ग्रीन स्पेस है ना वो कम होती जा रही है, जिसके तहत अभी भी जो ना ये अफेक्टेड है। तो इनके बारे में भी हमें कुछ सोचना होगा, कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। और आगे न्यूज टाइम नेशन वाले पेज में से तो यहाँ पर बात करें कि अभी शनिवार को 43,000 जो है फ्रेश कोविड केसेस देखने को मिले हैं। तो ये अभी 115 दिनों के काउंट में अभी हाईएस्ट है ये। ओके, तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर सर्च देखने को मिल रहा है। और अभी 3 लाख का आंकड़ा जो है ना एक्टिव केसेस ये पार कर चुके हैं सैटरडे को। तो ये अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं कि जब हमने 2 लाख का मार्क जो है एक्टिव केसेस का पार किया है। तो अभी 8 दिनों के बाद जो है अभी 3 लाख क्रॉस कर गए हैं। तो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। तो दोबारा से अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, मास्क वगैरह पहन के चले, सैनिटाइजर को साथ में रखें। और खास तौर पे जो घर के बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी भी घर के छोटों के ऊपर है। कहने का मतलब है, अगर आपको किसी न किसी तरीके का इम्पैक्ट होता है तो आपसे बीमारी ट्रांसफर हो सकती है घर में जो भी आपके जो बड़े हैं उनको साथ। तो आप अपना पहले परहेज रखें, अपने घर वालों का रखें, और उसी हिसाब से काम करें। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो घर में आप सेफ हो तो घर में भी जो है घर को अच्छे से तरीके से सैनिटाइज करके रखें। तो इंपॉर्टेंट है। ओके, पता नहीं है इसका क्या जो है सिनेरियो होगा आने वाले समय में। वैक्सीनेशन होने के बाद भी ये हो रही है, क्योंकि अभी जो इमरान खान है, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, तो उनको भी 2 दिन पहले वैक्सीनेशन हुआ था और उसके बाद उनको फिर कोरोना हुआ है। ओके, तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी कि वो जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ हो। तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए समझिए और सही तरीके से आगे बढ़िए, अगर आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मार्केट में। और आगे जो न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि अभी श्री राम यूनिवर्सिटी जो ना वो अभी बनाई जाएगी अयोध्या में। तो अभी ये डेप्टी जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम है दिनेश शर्मा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की शनिवार को। तो ये प्रोजेक्ट जो है 5,000 करोड़ रुपया यहाँ पर लगाया जाएगा। ओके, तो ये प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ये लगाया जाएगा। ओके, सरकारी नहीं है ये। तो ये अगर कोई अड़चन नहीं आई प्रोजेक्ट में तो 2022 तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो सकता है। और आगे की न्यूज तो वो है टाइम्स ग्लोबल वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि अभी गूगल और एप्पल के खिलाफ जो है ना, ब्रिटेन का जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसने यहाँ पर एंटी ट्रस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन कर ली है।
और अभी बारी शुरू होगी फेसबुक की। फेसबुक के ऊपर भी यहाँ पर एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी। कहने का मतलब कि एक ऐसी गतिविधियां करनी, मतलब जिससे कि जो उसके राइवल होंगे ना, फेसबुक के राइवल, उनको नुकसान पहुंचे, कि वो आगे ना बढ़ पाए। अगर वो नई कंपनी है तो ओके, तो चाहे वो नई है चाहे पुरानी है, मतलब कि कंपटीशन में दूसरे को हराना इलीगल यहाँ पर एक्टिविटीज करके। तो ये बातें जो ना इसी के यहाँ पर चीजों को हम बोलते हैं एंटी ट्रस्ट। ओके, तो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है अभी की जाएगी ब्रिटेन की कॉम्पिटिशन रेगुलेटर के द्वारा। तो अभी फिलहाल जो है गूगल और एप्पल के ऊपर ये ऑलरेडी इस साल के यहाँ पर शुरुआत में कर चुके हैं। और अभी ये क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी है, तो ये अभी करेंगे कि जो फेसबुक यहाँ पर जो यूजर का जो डाटा है ना, उसको यहाँ पर गलत तरीके से यहाँ पर यूज कर रहा है राइवल्स, जो इसके राइवल्स हैं फेसबुक के ही फील्ड में, जो इसी भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सोशल मीडिया के ऊपर। तो अभी अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल हुआ या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कोई गलत इस्तेमाल किया अगर फेसबुक ने, तो अभी इसी के ऊपर पड़ताल की जाएगी, प्रोब की जाएगी। और जब यहाँ पर रिजल्ट आएगा फिर उस हिसाब से यहाँ पर जो है सैंक्शन लगेंगे या फिर फाइन लगेगा फेसबुक के ऊपर। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का टॉपिक है वो है कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है इज वन ऑफ द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब में ये सबसे मेन बात होती है। तो ये होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें आ जाता है जो लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर इसको फिजिकल कैपिटल के तौर पर भी हम देखते हैं, जैसे मशीन हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ऑफिस हो गया, हमारा फिजिकल कैपिटल है। और दूसरा होगा ह्यूमन कैपिटल। अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, या हमारी लेबर जो है उसको स्किल दे रहे हैं, तो इसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर भी हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ओके, जब हम सिंपल कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर फिजिकल कैपिटल भी है, ह्यूमन कैपिटल भी है। तो ये जो है मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ओके, तो इनके बिना कोई प्रोडक्शन आप शुरू नहीं कर सकते। तो ये होंगे तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जिस हिसाब से हम कैपिटलाइजेशन को बढ़ाएंगे, उसी हिसाब से जो है हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो तभी ये बढ़ पाएगा जब इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर होगी, बड़े पैमाने पर लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर, या फिर जो मशीन्स है, फैक्ट्रीज है, ऑफिस है, इनके ऊपर, जो हमारी जो लेबर है उनको स्किल करने के लिए, तभी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज बड़े पैमाने पर बढ़ पाएंगी। ओके, तो अभी इसी के आगे फर्दर और भी कंटिन्यू है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसी कैपिटल को आगे मैं आगे जो है रिव्यू करूंगा दोबारा से, इसके एक्सटेंशन जो है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल आपको? तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दें, जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर जरूर दें। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।